Hello students, myself Dipti Rannani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College Ajmer. Today we will continue the topic of BSc Part 2, Thermodynamics 2, and in this series today we will continue conversion of heat into work, ऊष्मा का कार्य में परिवर्तन। जैसा कि हमने पुरानी वीडियो में पढ़ा कि ऊष्मा को कार्य में पूर्ण रूप से परिवर्तित करने की होने की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो नहीं पाई जाती है। यह परिवर्तन किसी यांत्रिक विधि के द्वारा ही संभव होता है और यह यांत्रिक विधि हीट इंजन कहलाती है। इसके लिए हम माना कि एक गैसीय तंत्र ऊष्मा अवशोषित करके कुछ प्रसार कार्य करता है। यदि तंत्र पर समान मात्रा में संपीड़न कार्य किया जाए तो ऊष्मा निकलती है, परंतु प्राप्त ऊष्मा अवशोषित ऊष्मा से कम होती है। तो इससे इस बात की पुष्टि होती है कि अवशोषित हुई ऊष्मा पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं हुई थी। अतः ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, उसका कुछ अंश ही कार्य में परिवर्तित होता है और जो शेष अंश है वो तंत्र के अणुओं की अनियमित गति को बढ़ाने के काम आता है। यही अनियमित गति ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं होने देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब हम अध्ययन करेंगे कार्नोट साइकिल का। कार्नोट चक्र ऊष्मा के अधिकांश अंश को कार्य में परिवर्तित करने के लिए कार्नो ने चक्रीय प्रक्रम का वर्णन किया जो कि कार्नोट चक्र कहलाता है। और इसके लिए हम एक गैसीय तंत्र लेते हैं जिसमें कि भारहीन घर्षणहीन पिस्टन युक्त सिलेंडर में 1 मोल आदर्श गैस भरी हुई होती है। यह एक काल्पनिक ऊष्मा इंजन है जो कि 2 ऊष्मा भंडारों या 2 हीट रिजर्वायर्स के बीच में कार्य करता है। एक का टेम्परेचर T2 है जो स्रोत का कार्य करता है और दूसरे का टेम्परेचर T1 होता है जो कि सिंक की तरह कार्य करता है। यह तंत्र ऊष्मा भंडार अथवा ऊष्मा कुंड कहा जाता है। इसका टेम्परेचर जो है तंत्र के प्रत्येक भाग में इक्वल होता है। इस तंत्र से कुछ ऊष्मा लेने और ऊष्मा देने पर उसके ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यदि ऊष्मा भंडार से ऊष्मा ली जाती है तो वो सोर्स का कार्य करता है और यदि ऊष्मा भंडार को ऊष्मा देते हैं तो वो सिंक का कार्य करता है। कार्नोट साइकिल का संपूर्ण जो चक्र है वो 4 पदों में पूरा होता है जो कि इस फिगर में दिखाया गया है। इसमें जो पहला पद है उसे हम कहते हैं समतापी संपीड़न। तंत्र को T2 ताप वाले स्रोत के संपर्क में रखते हैं और वहाँ ऊष्मा Q2 अवशोषित होती है। गैस का समतापी उत्क्रमणीय रूप से प्रसार आयतन V1 से V2 तक होता है जैसे कि A से B बिंदु तक दिखाया गया है। चूँकि समतापीय प्रसार होता है अतः संपूर्ण ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं डेल्टा E इज इक्वल टू 0 और अगर किया गया कार्य W1 है तो Q2 इज इक्वल टू माइनस W1। W1 इज इक्वल टू माइनस RT लॉग V2 अपॉन V1 होता है। अब हम सेकेंड स्टेप देखेंगे। सेकेंड स्टेप रुद्धोष्म प्रसार है जिसमें गैस का उत्क्रमणीय रूप से रुद्धोष्म अवस्था से आयतन V2 से V3 तक प्रसार किया जाता है जैसे कि फिगर में दिखाया गया बिंदु B से C तक प्रसार किया जाता है। रुद्धोष्म अवस्था में Q इज इक्वल टू 0, इसलिए टेम्परेचर T1 घटता है और ऊष्मागतिकी के फर्स्ट लॉ के अनुसार डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W2। यहाँ पर Q इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेल्टा E इज इक्वल टू W2 होगा। CV इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होगा तो डेल्टा E को हम लिख सकते हैं CV T1 माइनस T2 और W2 इज इक्वल टू CV T1 माइनस T2। अब हम थर्ड स्टेप लेंगे समतापीय संपीड़न। तृतीय पद में गैस का समतापीय संपीड़न आयतन V3 से V4 तक बिंदु C से D तक किया जाता है। चूँकि प्रक्रम उत्क्रमणीय और समतापी है इसलिए डेल्टा E इज इक्वल टू 0 और फर्स्ट लॉ के अनुसार हम लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू Q1 प्लस W3 और यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो संपीड़न कार्य है इसलिए हम लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू माइनस W3 RT1 लॉग V4 अपॉन V3 या W3 इज इक्वल टू माइनस RT1 लॉग V4 अपॉन V3। नंबर 4 जैसा कि इसमें दिखाया गया है रुद्धोष्म संपीड़न अंतिम पद है ये। इसमें गैस को रुद्धोष्म संपीड़न से उत्क्रमणीय रूप से आयतन V4 से V1 तक संपीड़ित किया जाता है और इस संपीड़न में टेम्परेचर जो है T1 से बढ़कर T2 हो जाता है और चूँकि यहाँ पर Q इज इक्वल टू 0 है अतः फर्स्ट लॉ के अनुसार डेल्टा E इज इक्वल टू W4 और डेल्टा E इज इक्वल टू W4 इज इक्वल टू हम पहले वाली इक्वेशन के अनुसार ही CV T2 माइनस T1 लिखेंगे और W4 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस CV T1 माइनस T2। अब उन
जो 4 पद हमने पढ़े हैं इसमें तंत्र अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है और यदि संपूर्ण चक्र में किया गया कार्य W हो तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वस टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। इसमें हम चारों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिखेंगे माइनस आर T1 log V2 बाई V1 प्लस CV T1 माइनस T2 माइनस आर T1 log V1 बाई V4 बाई V3 माइनस CV T1 माइनस T2, और इसको 2 पद कैंसिल हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं इसको W इज इक्वस टू माइनस आर T2 log V2 अपॉन V1 माइनस आर T1 log V4 अपॉन V3। अब चूँकि V2 और V3 जो है प्रथम रुद्धोष्म वक्र और V4 और V1 द्वितीय रुद्धोष्म वक्र पर हैं, अतः हम लिख सकते हैं T2 V2 गामा माइनस 1 इक्वल टू T1 V3 गामा माइनस 1, या तथा T2 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1 V4 गामा माइनस 1, और इन दोनों इक्वेशंस से V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4, और ये इक्वेशन 8 में अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास W की वैल्यू आती है कंपाइल करके W इज इक्वस टू माइनस आर T2 माइनस T1 लॉग V2 अपॉन V1। और संपूर्ण चक्र में अवशोषित ऊष्मा का मान अगर Q होता है तो Q इज इक्वस टू Q2 प्लस Q1 हो जाएगा, और Q2 इज इक्वस टू आर T2 लॉग V2 अपॉन V1, Q1 इक्वल टू आर T1 लॉग V4 अपॉन V3। Q इज इक्वस टू, दोनों को जोड़ेंगे हम Q1 प्लस Q2 को, और इसमें V3 बाई V4 इज इक्वस टू V2 अपॉन V1 अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हम इसको कंपाइल्ड फॉर्म में लिख सकते हैं Q इज इक्वस टू आर T2 माइनस T1 लॉग V2 बाई V1। अब इसमें इन इक्वेशन से स्पष्ट होता है कि चक्रीय प्रक्रम में डेल्टा E 0 होता है और Q इज इक्वस टू माइनस W होता है। और अब अगर हम उच्च ताप T2 पर अवशोषित ऊष्मा Q2 और किए गए शुद्ध कार्य में संबंध हम इक्वेशन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। W इज इक्वस टू माइनस आर T2 माइनस T1 लॉग V2 बाय V1 विथ नेगेटिव साइन, या इसको हम लिख सकते हैं Q2 इज इक्वस टू आर T2 लॉग V2 बाय V1। अब इन इक्वेशंस के द्वारा W इज इक्वस टू निकालें तो W इक्वल टू माइनस Q2 T2 माइनस T1 अपॉन T2 होगा, और चूँकि हम जानते हैं कि T2 माइनस T1 अपॉन T2 इज़ लेस देन 1, अतः W इज़ लेस देन Q2 के बराबर होगा। तो इससे यह ज्ञात होता है कि हायर टेम्परेचर पर अवशोषित ऊष्मा का कुछ भाग ही कार्य में परिवर्तित होता है, शेष भाग सिंक को जो कि निम्न ताप पर है या पारिपार्श्विक को दे दिया जाता है या सिंक में चला जाता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ऊष्मा इंजन की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। किसी भी हीट इंजन में जो एब्जॉर्ब हीट है उसका वह फ्रैक्शन जो कि तुल्य मात्रा के कार्य के रूप में परिवर्तित होता है उसे हम हीट इंजन की दक्षता कहते हैं, और इसको मैथमेटिकली हीट जो इंजन की दक्षता है वो किए गए कार्य और उच्च ताप से ऊष्मा भंडार से अवशोषित ऊष्मा का अनुपात होता है। और जो नीटा अगर इंजन की दक्षता हो तो नीटा इज इक्वस टू W अपॉन Q2 के बराबर होता है। नीटा इज इक्वस टू W अपॉन Q2, इसको हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1 अपॉन T2। इक्वेशन से स्पष्ट है कि किसी भी इंजन की जो दक्षता है केवल स्रोत और सिंक के तापों पर निर्भर करती है जिसके बीच इंजन कार्य करता है, कार्यकारी पदार्थ पर नहीं होती है। अब जैसे कि T2 माइनस T1 अपॉन T2 इज़ लेस देन T1 होता है, अतः इंजन की दक्षता हमेशा 1 या 100% से कम होती है। और तंत्र के द्वारा जो अवशोषित शुद्ध ऊष्मा का जो मान है वो Q होता है जो कि Q2 माइनस Q1 के बराबर होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम के अनुसार W इज इक्वस टू Q2 माइनस Q1, और इसको हम लिख सकते हैं नीटा इज इक्वस टू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 या T2 माइनस T1 अपॉन T2। और इस समीकरण को प्राप्त होने में यह माना जाता है कि जो संपूर्ण चक्र में प्रत्येक पद जो है उत्क्रमणीय अवस्था में किया जाता है ताकि अधिकतम कार्य प्राप्त कर सकें, किंतु एक्चुअली में प्रायोगिक रूप से उत्क्रमणीय अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः इंजन की जो वास्तविक दक्षता जो इसके द्वारा दर्शाई गई उससे भी कम होती है, और इससे भी यह स्पष्ट होता है कि ऊष्मा इंजन की दक्षता कभी भी एक नहीं हो सकती है। अब हम उत्क्रमणीय चक्र के जो अभिलक्षण हैं उनका अध्ययन करते हैं कि जो हमने कार्नोट साइकिल पढ़ा है उसकी ये विशेषता होती है कि ये उत्क्रमणीय चक्र होता है या रिवर्सिबल साइकिल होता है। रिवर्सिबल साइकिल में चक्र के पूर्ण होने पर अर्थात इंजन के एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक बार बैकवर्ड डायरेक्शन में कार्य करने पर जो सराउंडिंग है अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है। इसको हम यह भी कह सकते हैं कि तंत्र में उपस्थित पदार्थ ऊष्मा भंडार से
अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाते हैं। चक्र के विपरीत चलने पर और इंजन की विपरीत दिशा में कार्य करने पर शुद्ध कार्य और ऊष्मा के परिणाम में कोई अंतर नहीं आता, तो इसके चिन्ह विपरीत हो जाते हैं। यही उत्क्रमणीय चक्र के अभिलक्षण कहलाते हैं। तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो शुद्ध पदों की जो ऊष्माएँ होती हैं वो Q, Q2 और -Q1 होती हैं और संबंध होता है Q = Q2 + -Q1। और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं तो शुद्ध पदों की जो ऊष्माएँ होती हैं वो Q, -Q2 और +Q1 होती हैं और इनका जो रिलेशन होता है -Q = Q2 + Q1 होता है। तो इसी के लिए हम एक परपेचुअल मोशन या शाश्वत गति मशीन का अध्ययन करेंगे। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।